वो ओमेगा डिसिपल्स लान वांगजी को महल से काफ़ी दूर बने एक कॉटेज में ले जाकर कमरे के अंदर भेज देती हैं। कक्ष के अंदर आकर लान वांगजी अपने वेल को थोड़ा सा ऊपर कर पूरे कक्ष को देखता है, जो ज़्यादा बड़ा नहीं है लेकिन बहुत ही व्यवस्थित है। कमरे को रेड थीम पर डेकोरेट किया गया है क्योंकि आज उन दोनों की शादी के बाद की पहली रात है। लान वांगजी जाकर उस बेड के कॉर्नर पर बैठ जाता है जो रोज पेटल्स से ढका हुआ है। वो इंतज़ार कर रहा है विवुशियान के आने का। कुछ समय बाद विवुशियान अपने धीमे कदमों से अपने कक्ष की ओर बढ़ रहा है। डोर के पास आकर वो रुक जाता है। डोर पर हाथ रख विवुशियान थोड़ी देर पहले लान चेरेन के साथ हुए कन्वर्सेशन को याद करता है। विवुशियान लान चेरेन के सामने अपने सर को झुकाकर खड़ा है। लान चेरेन और लान शिचेन विवुशियान को देख रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि वो एक ताकतवर योद्धा है, ये उसका मजबूत शरीर ही बता रहा है। और वैसे ही लान चेरेन और लान शिचेन ने लान कबीले में उसके युद्ध कौशल का प्रदर्शन देख ही लिया था। वो इस बात के लिए निश्चिंत है कि विवुशियान के साथ रहते लान वांगजी पर कोई खतरा नहीं आएगा, लेकिन वो ये नहीं कह सकते कि वांगजी विवुशियान के साथ खुश रह पाएगा या नहीं। लान चेरेन कहते हैं, विवुशियान, तुम जो भी हुआ उससे अनजान नहीं हो। लान कबीले में धोखे से ही सही, लेकिन तुम वांगजी के अल्फा बन गए हो और वो इस रिश्ते को निभाना चाहता है, तुम्हारे साथ रहना चाहता है। उसका अंकल होने के नाते मैं तुमसे यही कहूँगा कि जितना हो सके उसका ध्यान रखना। मुझे नहीं पता वांगजी ने क्यों इस रिश्ते को आगे बढ़ाने का फैसला लिया, लेकिन अगर कभी वांगजी इस रिश्ते से आज़ाद होना चाहे तो तुम उसे रोकोगे नहीं विवुशियान। मैं तुमसे यही विनती करता हूँ। विवुशियान ये सुन अपनी नज़र ऊपर कर लान चेरेन को देखता है। लान चेरेन विवुशियान के रिस्पॉन्स का वेट कर रहे थे। विवुशियान अपने दोनों हाथों को आगे कर अपना सर झुका देता है, लेकिन कुछ कहता नहीं। विवुशियान दरवाजे के सामने खड़ा यही सोच रहा था। वो आज बहुत ही नर्वस है अंदर जाने के लिए, क्योंकि हर बार की तरह अंदर जाते उसे ये कक्ष खाली नहीं मिलेगा। आज अंदर उसके अलावा कोई और भी मौजूद होगा जो उसके साथ रहने वाला है। विवुशियान अपने अंदर से अभी के लिए सभी संकोच को छोड़ दरवाजे को खोल देता है और कक्ष के अंदर आ जाता है। लान वांगजी ने दरवाजे खुलने की आवाज़ को सुना। उसके हाथ अपने रोब्स पर कस गए और वो थोड़ा अलर्ट होकर बैठ गया। विवुशियान डोर को बंद कर पीछे पलटता है। उसकी नज़र बेड पर बैठे लान वांगजी पर जाती है। वो थोड़ी देर तक वहाँ खड़ा उसे ही देखता रहता है। न जाने क्या चल रहा है उसके मन में। वो अब अपने धीमे कदमों से लान वांगजी की तरफ बढ़ जाता है। वो उसके सामने आकर खड़ा हो गया था और लान वांगजी ने ये महसूस किया। लान वांगजी अपनी आंखों को टाइटली बंद कर लेता है, क्योंकि अब उसका ये वेल हटने वाला है और वो पर्सन उसके सामने होगा जिसकी एक झलक वो अभी तक भूला नहीं है। विवुशियान को पता है उसे ये करना होगा। वो अपने कांपते हाथों को आगे कर धीरे से लान वांगजी के वेल को उसके सर से हटा देता है। लान वांगजी का खूबसूरत चेहरा विवुशियान के सामने था, जिसने कुछ सेकंड्स के लिए विवुशियान की सांसों को ही जैसे रोक सा दिया। विवुशियान एक कदम पीछे हो जाता है जब लान वांगजी की ये झुकी नज़रें ऊपर उठ विवुशियान की नज़रों से मिलती हैं। दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। फिर अचानक ही कुछ ऐसा होता है जो लान वांगजी को हैरान कर देता है। लान वांगजी तुरंत बेड से उठकर खड़ा हो जाता है, क्योंकि विवुशियान लान वांगजी से अपनी नज़र नीचे कर लान वांगजी के सामने अपने घुटनों पर आ गया था। लान वांगजी बड़ी बड़ी आंखें कर विवुशियान को देख रहा है। वो कहता है, ये आप क्या कर रहे हैं? विवुशियान अपना सर नीचे रखे हुए ही कहता है, मुझे माफ़ कर दीजिए राजकुमार लान। जो कुछ भी हुआ उसका दोषी मैं भी हूँ, जिसके कारण आप मेरे साथ बंध गए। अगर मुझे पता होता कि लान कबीले की प्रथा एक विवाह है तो मैं, लान वांगजी कोल्ड टोन में कहता है,
तो अब क्या? क्या आप उस समय ही सच कह देते? विभूषण इस बात का कोई जवाब नहीं देता। वो कहता है, मुझे माफ़ कर दीजिए। एक बड़े कबीले के राजकुमार होने के बाद भी आपको एक मामूली ऋषिपल के साथ रहना पड़ रहा है। लेकिन आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं थी। आप इससे पीछे हट जाते। लनवांग जी बीच में ही कहता है, क्या आपकी तरह? जैसे आप पीछे हट जाते अगर आपके कुल प्रमुख और महारानी आपको ऐसा करने का कहते। मैं सही कह रहा हूँ ना? विभूषण अपना सर ऊपर कर लनवांग जी को देखता है। उसकी आंखों में कुछ अलग है जिसे लनवांग जी समझ नहीं पा रहा। लेकिन लनवांग जी ज़्यादा ना सोचते हुए कहता है, क्या वजह है जो आप ऐसा कह रहे हैं? क्या आप विवाह के पवित्र रिश्ते का सम्मान नहीं करते? या फिर? विभूषण बीच में ही कहता है, मैं खुद को आपके काबिल नहीं समझता। आप राजकुमार लनवांग जी हैं जो उन सारे सुखों के योग्य है जो मैं चाहते हुए भी आपको नहीं दे सकता। मेरी ज़िंदगी एक बंजर ज़मीन की तरह है। खालीपन है मेरी ज़िंदगी में। दिन रात जियांग कबीले की सेवा और कुछ भी नहीं। कभी कभी महीने भर कबीले से दूर रहना। ऐसे में मैं कैसे आपको? विभूषण इतना कहकर चुप हो जाता है। लनवांग जी ध्यान से विभूषण की बातों को सुन रहा था और उसके कहने का मतलब भी अच्छे से समझ रहा था। वो थोड़ी देर चुप रहने के बाद कहता है, आप अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। विभूषण अभी भी वैसे ही है। लनवांग जी फिर कहता है, मैंने कहा आप अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। विभूषण अपनी जगह से उठ जाता है। लनवांग जी विभूषण के करीब आकर कहता है, भले ही हालात कैसे भी रहे हो, लेकिन अब हम दोनों एक दूसरे के अल्फा ओमेगा हैं। मैं इस विवाह को अपने पूरे मन से स्वीकार कर चुका हूँ और आपको अपना अल्फा भी मान चुका हूँ। आपको भी ज़्यादा ना सोचकर मुझे अपना ओमेगा स्वीकार कर लेना चाहिए। मैं आपकी जिम्मेदारियों का बोझ नहीं बनूंगा, बल्कि आप अपनी जिम्मेदारियां मेरे साथ बांट सकते हैं। आपका ओमेगा होने के नाते मेरा ये कर्तव्य है कि हर काम में अपने अल्फा का साथ दो। ये कहकर लनवांग जी विभूषण से मुड़ जाता है और बेड पर लेटते हुए कहता है, रात ज़्यादा हो गई है। आज का दिन भी थकान भरा था। आप यहाँ आकर सो जाइए। विभूषण एकटक लनवांग जी को देख रहा है और उसने जो बातें उससे कही उन सभी को सोच रहा है, जिसमें उसने अपने आप को उसका ओमेगा कहा है। ये थॉट ही विभूषण की धड़कनों को तेज करने के लिए काफ़ी था। लनवांग जी लेटे हुए अभी भी विभूषण को देख रहा है। वो जब देखता है कि विभूषण वहीं खड़ा है, वो बेड पर नहीं आ रहा, तो वो फिर कहता है, क्या हुआ? आप वहाँ क्यों खड़े हैं? क्या सोच रहे हैं आप? विभूषण अपनी सोच से बाहर आता है। वो कहता है, नहीं, कुछ नहीं राजकुमार लान, आप यहाँ आराम से सो जाइए, मैं बाहर। विभूषण की बात पूरा होने से पहले ही लनवांग जी कहता है, आप बाहर नहीं, यहाँ बेड पर सोएंगे मेरे साथ। और दूसरी बात, मेरा नाम लनवांग जी है। आप मुझे लनवांग जी बुलाइए, ना कि राजकुमार लान। और सोते वक्त रोशनी को बुझा दीजिएगा। शुभ रात्रि। इतना कहकर लनवांग जी फाइनली अपनी आंखों को बंद कर लेता है। विभूषण वैसे ही वहाँ खड़ा है। उसने जो मन में सोच लिया था यहाँ आने से पहले कि ऐसा ऐसा होगा, लेकिन वैसा यहाँ कुछ भी नहीं हुआ। राजकुमार लान वैसे नहीं है जैसा उसने सुना था, कोल्ड और रूड, गलत को ना सहने वाले। लेकिन अभी उसके सामने जो लनवांग जी है वो उसकी सोच से बहुत डिफरेंट है। विभूषण लनवांग जी की बात को याद करता है, रोशनी को बुझा दीजिएगा। लनवांग जी को सोने में परेशानी ना हो, ये सोचकर विभूषण तुरंत कमरे की रोशनी को बुझा देता है और अपने धीमे कदमों से शांति से आकर बेड पर लेट जाता है। लनवांग जी अब अपनी आंखों को खोलता है और धीरे से अपना हेड टर्न कर अपने पास लेटे विभूषण को देखता है, जिसकी आंखें बंद है। वो अब दूसरी ओर खिड़की की तरफ आसमान में चांद को देखता है और उसके लिप्स अचानक ट्विस्ट हो जाते हैं। ये एक हल्की सी मुस्कान है जो चांद की रोशनी में नजर आ रही है। लनवांग जी सब कुछ सोच रहा है।
उसका फैसला गलत नहीं था। इस अल्फ़ा ओमेगा के भेदभाव की दुनिया में, जहाँ अल्फ़ा अपने ईगो के चलते अपने ओमेगा को अपने से नीचा मानते हैं, वहाँ उसका अल्फ़ा है जो उसके कदमों पर झुक गया। चाहता तो अल्फ़ा होकर अपना हक समझते हुए कुछ भी कर सकता था। उस पर सवाल उठाने वाला कोई नहीं होता। लेकिन फिर भी लानवांगजी, जो दुनिया की सच्चाई से वाकिफ़ है, ओमेगा के साथ कैसा दुर्व्यवहार किया जाता है इससे वाकिफ़ है, और यही उसके विवाह ना करने की वजह थी। लेकिन कौन जानता था कि उसकी किस्मत अचानक ऐसा मोड़ ले लेगी और एक ऐसे इंसान को उसकी ज़िंदगी में शामिल कर देगी जो बहुत ही प्योर है। वो बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार है उस पल का जिसने एक बहुत बड़ी अनहोनी होने से रोक दिया। उस वक्त जब वो जंक्शन के साइड में खड़ा था, जब से वो वहाँ उसके साइड में खड़ा था, तब से ही उसका मन बहुत ही ज़्यादा बेचैन था, क्योंकि उसके मन में एक बात बैठ चुकी थी। उसके साइड में खड़े अल्फ़ा के फेरोमोन, जो उसे उस अल्फ़ा के फेरोमोन से फ़ैमिलियर नहीं लगते जिससे वो लान कबीले में लड़ा था। लानवांगजी इस बात के अपने मन में खटकने के बाद भी भारी मन से अपने सारे रिचुअल्स को कर रहा था, तब तक जब तक एक हवा का झोंका लानवांगजी के वेल को थोड़ा ऊपर ना कर दिया, जिससे वो जंगचेन को साफ साफ देख पाया, और उसके मन की बात सच हो गई कि ये कोई और अल्फ़ा है, वो नहीं। जब वो दोनों अपने एल्डर्स को वो कर रहे थे, और लानवांगजी ने फिर ज़रा भी देर नहीं करी, अपने बेचन को निकाला और जंगचेन की गर्दन पर रख दिया। लानवांगजी इन सब को सोच एक गहरी सांस लेता है। वो थैंकफुल है गॉड का, अपने एल्डर्स की ब्लेसिंग्स का, जो एक बड़ी अनहोनी होने से रुक गई। लानवांगजी अब अपनी आंखों को बंद कर लेता है। दोनों ही शांति से सो जाते हैं। दूसरे दिन लानवांगजी हमेशा की तरह अपने समय के मुताबिक 5 बजे जाग जाता है, लेकिन वो हैरान होता है अपने साइड में विवोशियन को ना देखकर। क्या वो इतनी जल्दी चले गए? लानवांगजी भी उठकर स्नान करने चला जाता है। उसके बाद विवोशियन के वापस आने तक वो मेडिटेशन के लिए बैठ जाता है, पर 7 बज जाते हैं लानवांगजी को मेडिटेशन करते करते, लेकिन विवोशियन कक्ष में वापस नहीं आता। तभी डोर पर कोई नॉक करता है। लानवांगजी जाकर डोर ओपन करता है तो सामने एक जियांग डिसिपल है, जो उससे कहता है कि कुल प्रमुख उन्हें ब्रेकफास्ट के लिए बुला रहे हैं। लानवांगजी थोड़ी देर सोचता है, फिर महल की तरफ चला जाता है। वहां पहुंचकर लानवांगजी देखता है कि पूरा जियांग परिवार और उसके अंकल ब्रदर साथ में वहां मौजूद है, एक साथ नाश्ते के लिए। उसे देखकर सभी लानवांगजी को वो करते हैं। लानवांगजी भी सेम उन्हें ग्रीट करता है, लेकिन उसकी आंखें यहाँ किसी को तलाश कर रही है जो उसे नजर नहीं आ रहा। जांग फैमैन कहते हैं, हांगुनजुन, आइए, आपके लिए नाश्ता तैयार है। लान शिजन कहते हैं, वांगजी, यहाँ आ जाओ। लानवांगजी अपने भाई और अंकल के पास आ जाता है। लानचिरेन लानवांगजी को देख रहे हैं। वो कहते हैं, वांगजी, तुम ठीक हो? लानवांगजी कहता है, जी अंकल, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लानचिरेन लानवांगजी की आंखों को देख समझ जाते हैं कि उसकी नज़रें यहाँ किसे तलाश रही हैं। लानचिरेन कहते हैं, वांगजी, क्या हुआ? क्या तुम विवोशियन को ढूंढ रहे हो? लानवांगजी इस पर तुरंत अपने अंकल को देखता है और फिर अपनी नज़रों को झुका लेता है। लानचिरेन कहते हैं, वो कबीले के किसी काम से बाहर गया है। वो हमसे मिलकर गया था, क्योंकि हम अभी थोड़ी देर बाद लान कबीले के लिए निकल जाएंगे। लानवांगजी अपना सर नोट कर देता है। जियांग यानली कहती है, आइए हांगुनजुन, नाश्ता ठंडा हो रहा है। लानवांगजी जियांग यानली को देखता है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा झिझक के साथ वो उससे पूछ ही लेता है, धन्यवाद राजकुमारी जियांग, लेकिन क्या उन्होंने नाश्ता कर लिया? यहाँ किसी को समझते देर नहीं लगती कि लानवांगजी के कहने का मतलब किससे है। जियांग यानली कहती है, मास्टर, वे नाश्ते के वक्त नहीं होते, वो सीधे दोपहर के खाने के समय लौटते हैं। लानवांगजी को ये सुनकर बहुत अजीब लगता है। वो सभी को वो कर कहता है, मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं आप लोगों के साथ नाश्ते का हिस्सा नहीं बन पाऊंगा। आप सभी को मेरी वजह से देरी करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आप सभी से कुछ समय बाद मिलता हूँ।
यह कहकर लानवांगजी सभी को ग्रीट कर वहाँ से चला जाता है। लानचेरन और लानसिचन समझ गए थे कि लानवांगजी ने ऐसा क्यों किया। वो विवुशियान का इंतज़ार करेगा। जियांग फैमिया कहते हैं, ये अचानक हांग वंजुन को क्या हुआ? लानचेरन कहते हैं, आप ज़्यादा ना सोचें, वो कब क्या सोचता है ये समझना आसान नहीं। जियांग फैमिया भी आगे कुछ नहीं कहते। मैडम यू बस गुस्से में यहाँ बैठे सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी। लानवांगजी जैसा खूबसूरत ओमेगा उनके हाथ से चला गया। विवुशियान की एक गलती ने सब कुछ बर्बाद कर दिया, वरना आज लानवांगजी उनके घर का ओमेगा होता। ब्रेकफास्ट के बाद लान फैमिली लानवांगजी से आखिरी बार मिलकर लान कबीले के लिए निकल जाती है। लानवांगजी वापस विवुशियान और अपने कक्ष में आ जाता है। वो स्टडी टेबल के पास बैठा यहाँ की किताबें पढ़ रहा था। तभी कोई डोर पर नॉक करता है। लानवांगजी कहता है, अंदर आ जाओ। कक्ष में एक ओमेगा अपने हाथ में फूड ट्रे के साथ अंदर आती है और वो लानवांगजी को वो कर कहती है, प्रणाम हांग वंजुन, मैं आपके लिए फूड लेकर आई हूँ। लानवांगजी हैरानी से उसे देखता है। उसने तो कोई फूड नहीं मंगवाया। वो कहता है, लेकिन मैंने अपने लिए फूड नहीं बुलवाया। वो ओमेगा कहती है, जी मैं जानती हूँ, वो दरअसल मास्टर वे ने मुझे आपके कामों के लिए रखा है, आपको कोई परेशानी ना हो। उन्होंने ही कहा था कि आपको ब्रेकफास्ट बना कर देने को। लानवांगजी अपनी जगह से उठकर उस ओमेगा के पास आता है। वो प्लेट को अलग कर फूड को देखता है जो प्लेन फूड है जैसा लानवांगजी खाता है। वो ओमेगा कहती है, मास्टर वे ने कहा था कि आप तीखा खाना नहीं खाते, इसीलिए आपके लिए प्लेन फूड बनाया है। लानवांगजी मन में सोचता है, क्या उसके अल्फा को ये भी पता है? लानवांगजी अब उस ओमेगा को देख कहता है, तुम्हारे मास्टर वे क्या इतनी सुबह ही काम से निकल जाते हैं? वो ओमेगा कहती है, जी हाँ वंजुन, वो कभी दोपहर में वापस आते हैं तो कभी उन्हें शाम हो जाती है। लानवांगजी ये सुनकर शॉक होता है। वो कहता है, फिर वो भोजन कहाँ करते हैं? ओमेगा कहती है, कभी यहाँ वापस आने के बाद, नहीं तो यूनमेंग के बाहर ही भोजन करते हैं। लानवांगजी ये सुन स्पीचलेस हो जाता है। वो ओमेगा लानवांगजी को ऐसा देख थोड़ी हिम्मत कर कुछ कहती है। यहाँ पर किसी को मास्टर वे की परवाह नहीं है कि वो कब कबीला आते हैं, भोजन करते भी हैं या नहीं। लोगों को फिक्र है तो बस इसकी कि मास्टर वे अगर जियांग कबीले के बॉर्डर पर नहीं गए तो उनका कबीला खतरे में पड़ सकता है, डीमंस का कब्जा यहाँ पर हो सकता है। बस इसीलिए लोग उन्हें याद रखते हैं अपने फ़ायदे के लिए। लानवांगजी का ये बात सुनकर खून खौल जाता है। लोग लालच में इतना अंधा भी हो जाते हैं। लानवांगजी ने ये आज देखा। दोपहर के समय लानवांगजी अपने कक्ष में ही था। तभी रूम का डोर नॉक होता है। लानवांगजी जल्दी से जाकर डोर को ओपन करता है और सामने वही शख्स था जिसका लानवांगजी कब से इंतज़ार कर रहा था, विवुशियान। दोनों की नज़रें एक दूसरे से मिलती है। फिर लानवांगजी डोर के पास से हट जाता है और विवुशियान कक्ष के अंदर आ जाता है। लानवांगजी डोर को बंद कर पीछे पलटता है और कहता है, आपको इतनी देर कैसे हो गई? विवुशियान लानवांगजी को देखता है और कहता है, माफ़ कीजिएगा राजकुमार लान, आप सोए हुए थे इसलिए आपको जगाना सही नहीं समझा और बिना बताए चला गया। क्या आपने भोजन कर लिया? लानवांगजी अपना सर ना में शेक कर देता है। वुशियान ये देख थोड़े चिंतित भाव से पूछता है, राजकुमार लान, आपने भोजन नहीं किया, लेकिन क्यों? लानवांगजी कहता है, मैं आपके आने का इंतज़ार कर रहा था। वुशियान को लानवांगजी से ये सुनने की उम्मीद नहीं थी, पर न जाने क्यों ये सुनकर विवुशियान के अंदर एक अलग ही भावना जागृत हुई जिससे विवुशियान अनजान है। उसे नहीं पता ये कैसी भावना है। अभी कुछ दिन में जो उसका ओमेगा बना है वो उसका इंतज़ार कर रहा था। कोई उसका इंतज़ार कर रहा था, यही विवुशियान के लिए बहुत बड़ी बात है। वुशियान कहता है, राजकुमार लान, आपको मेरा इंतज़ार नहीं करना चाहिए। मुझे आने में बहुत देर हो जाती है। तब तक आप बिना भोजन किए नहीं रह सकते। आपके स्वास्थ्य के लिए ये ठीक नहीं। लानवांगजी वुशियान के करीब आकर कहता है, स्वास्थ्य के लिए तो आपके भी ठीक नहीं,
बिना कुछ खाए पिए यूँ बाहर रहना, क्या आपने ये कभी सोचा है? विवस्वान का दिल लालवांगजी की इतनी करीबी से और उसकी बातों से ज़ोरों से धड़क जाता है। वो अपने मुँह से अब कुछ कह ही नहीं पाता। लालवांगजी कहता है, आप जाकर स्नान करके आइए, मैं हमारे लिए भोजन लगा रहा हूँ। इतना कहकर लालवांगजी वहाँ से चला जाता है और विवस्वान वहीं खड़ा रह जाता है। ये सब उसके लिए नया है, उसे नहीं पता वो कैसा फील कर रहा है। विवस्वान भी वहाँ से स्नान के लिए चला जाता है। लंच के समय विवस्वान जब फूड का पहला बाइट लेता है तो उसे ये फूड बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। वो तुरंत लालवांगजी को देखता है, जो पहले से ही उसे देख रहा था, ये जानने की नज़रों से कि फूड अच्छा बना है या नहीं, क्योंकि ये उसने बनाया है। लालवांगजी कहता है, क्या हुआ, क्या भोजन अच्छा नहीं है? विवस्वान जल्दी से अपने सर को शेक करते हुए कहता है, नहीं नहीं राजकुमार लाल, भोजन बहुत ही अच्छा है। मैंने इससे अच्छा भोजन पहले कभी नहीं किया। विवस्वान को जब रियलाइज़ होता है कि वो फ्लो में कुछ ज़्यादा ही बोल गया है, तो वो तुरंत अपने सर को नीचे कर चुपचाप भोजन करने लगता है। लालवांगजी के लिप्स पर इससे छोटी सी मुस्कान आ जाती है, जो विवस्वान ने नहीं देखी। विवस्वान ने कुछ गलत नहीं कहा था। उसे बहुत कम ही घर का खाना नसीब होता है। वो ज़्यादातर बाहर NCR रेस्टोरेंट में अपना खाना खाया करता है। वो तो कबीला भी शाम को ही लौटता था, लेकिन लालवांगजी के लिए वो कबीला आया है और उसका यहाँ आना अच्छा हुआ, वरना लालवांगजी उसका इंतज़ार करते करते भूखा रह जाता। विवस्वान लालवांगजी को देख यही सोच रहा है, जो बहुत ही एलिगेंट तरह से अपना भोजन कर रहा है। खाने के बाद विवस्वान फिर कबीले से बाहर चला जाता है और लालवांगजी विवस्वान के कक्ष में ही रह जाता है। उसके पास करने को कुछ नहीं, सिर्फ यहाँ की किताबों को पढ़ना और विवस्वान के आने का इंतज़ार करने के अलावा।